आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि खुद कफील नए भारत में तशद्दुद और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है। हुकूमत पूरे मुल्क में सभी सरकारी अस्पतालों में मरबूत तरीक़े इलाज के मराकज़ खोलेगी। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज माली साल 2022-23 के लिए दोमाही पॉलिसी के अपने हतमी जायजे का ऐलान करेगा। तुर्की और शाम में जलजले से मरने वालों की तादाद तकरीबन 8,000 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों को तलाश करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन ने 2024 के ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन के पैमाने का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि खुद कफील नए भारत में तशद्दुद और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है और हुकूमत की पॉलिसी यह है कि इसे हरगिज बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने इस जानिब हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार की है। वजीर दाखिला ने नई दिल्ली में कल बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के मामले पर वजारत दाखिला की पार्लिमानी मुशावरती कमेटी की एक मीटिंग की क़यादत करते हुए ये बात कही। वजीर दाखिला ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निपटने की हुकूमत की पॉलिसी 3 अहम सुतूनों पर कायम है। ये हैं इंतहा पसंदों के तशद्दुद पर बेरहमाना तरीक़ेकार अपनाए जाने की हिकमत अमली, मरकज और रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल और तरक्याती कामों में अवाम की हिस्सेदारी के जरिए बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के लिए हिमायत को खत्म करना। उन्होंने बताया कि पिछले 8 साल में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर काबू पाने में तारीखी नौइयत की कामयाबी देखी गई है। जनाब शाह ने कहा कि 2022 में तकरीबन 4 दहाइयों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है शहरियों और हिफाजती अमले के अफराद की अमवात की तादाद 100 से कम रही है, जबकि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुताल्लिक तशद्दुद के वाक़यात में 2010 के मुकाबले 2022 में 76% कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा जिलों की तादाद 90 से कम होकर 45 रह गई है, जबकि सबसे ज्यादा मुतासिरा जिलों की तादाद 35 से कम होकर अप्रैल 2018 में 30 हो गई और इसमें जुलाई 2021 से कमी होती रही जो अब 25 हो गई है। जनाब शाह ने कहा कि वजारत दाखिला बाएं बाजू के इंतहा पसंदों के निज़ाम को उन्हें पहुंचने वाली रकूम को बंद करके तबाह करने का अज़्म किए हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा कबाइली आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य स्कूल खोले गए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुकूमत पूरे मुल्क के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के ऐसे मरकज कायम करेगी जिनका एक दूसरे से बाहम रब्त होगा। इन मरकजों में मरीजों का इलाज आयुर्वेद और जदीद तरीके से किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने यह बात नई दिल्ली में कल सफदरजंग अस्पताल में आयुष के वजीर सर्बानंद सोनोवाल के साथ इलाज के एक मरबूत मरकज का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क उसी वक्त खुशहाल हो सकता है जब उसके अवाम सेहतमंद हों। 17 टाइप की एक्टिविटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज हो रही है। 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज देश के नागरिक की वेलनेस को सुदृढ़ करने के लिए काम में जुटे हुए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शास्त्रों में हमें विरासत में दी है। नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए आयुष के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सेहत और आयुष दोनों वजारतों ने आयुर्वेद और जदीद तरीक़े इलाज के जरिए इस मरबूत मरकज में मरीजों को बेहतर हिफ्ज़ान सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है। हमारे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर जिस हिसाब से प्रगति हासिल की है और देश की जनता को सेवा करने में जो सफलता प्राप्त की है, इसके वजह से आज
हम दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर देश की जनता को स्वास्थ्य सेक्टर में निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक ब्रांच खुले गए हैं। इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं। मेघालय और नागालैंड असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम दोनों रियासतों में कल शाम खत्म हो गया था। दोनों रियासतों में इस महीने की 27 तारीख को इंतखाबात कराए जाएंगे। मेघालय में इंतखाबात में सभी लोग हिस्सा लें, इसके लिए इंतखाबी कमीशन दूर से दूर इलाके तक रसाई हासिल कर रहा है। एक रिपोर्ट। यहाँ 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर वोटर्स और चुनाव पार्टियां सिर्फ कश्ती से पहुंच सकती हैं। ये पोलिंग स्टेशन हैं मगरबी जैंतिया हिल्स में कमसिंग पोलिंग स्टेशन जहां महज 35 वोटर्स हैं और मशरकी खासी हिल्स में कलातेक पोलिंग स्टेशन जहां महज 912 वोटर्स हैं। पोलिंग पार्टियों को मशरकी जैंतिया हिल्स के सुतनगा सैपुंग हलके में हुरोई पोलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को घने जंगलों से गुजरना पड़ेगा और बांस के बने हुए पुल के जरिए दरिया को पार करना पड़ेगा, जबकि गारो हिल्स के सबसे लंबे दरिया को पार करने के लिए बांस के आरजी पुल बनाए गए हैं। इन इंतखाबात में 21,61,000 से ज्यादा वोटरों के लिए 3,482 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 74 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां मोटर गाड़ी से नहीं पहुंचा जा सकता। शिलांग से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। नागालैंड में कल आखिरी दिन 101 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस तरह कुल 225 उम्मीदवारों ने अपने नाम दाखिल किए, जिनमें 4 उम्मीदवार खवातीन हैं। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। त्रिपुरा में मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए घर से ही वोट डालने की खुसूसी सहूलत आज से पूरी रियासत में शुरू हो जाएगी। हमारे नामनिगार से बात करते हुए आला इंतखाबी अफसर किरण गिट्टे ने कहा कि पूरी रियासत में 8,000 अहल वोटरों ने इस सहूलत से फायदा उठाने का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी टीमें इन लोगों के घर जाएंगी ताकि इस तरह के वोटर्स अपने हक की रायदही का इस्तेमाल कर सकें। जनाब गिट्टे ने वोटरों से जोर देकर कहा कि वो अपने वोट के हक की राजदारी बरकरार रखें। इसी दौरान सभी सियासी पार्टियां और उम्मीदवार रैलियों और रोड शो के जरिए वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेने वाली पार्टियों के सभी सीनियर रहनुमा रियासत भर में रैलियों का एहतमाम कर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत की G20 सदारत के तहत सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की पहली 3 रोजा मीटिंग गुजरात के कच्छ में धोरदो के मकाम पर आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रही है। सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, माही परवरी के वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। मीटिंग के मौके पर कल देही सियाहत के बारे में पैनल मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इस मीटिंग में पायदार सियाहती तौर तरीकों को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस मीटिंग में G20 मुल्कों, मदऊ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 100 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही इजलास के बाद वर्किंग ग्रुप के इजलास मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें मंदूबीन 5 अहम मौज़ूआत, माहौलियात के लिए साजगार, सियाहत को फरोग देने, डिजिटलाइजेशन के इस्तेमाल, नौजवानों को हुनरमंदियों के साथ बाइख्तियार बनाने, सियाहत को फरोग देने और सियाहती मकामात के बंदोबस्त पर इजहार ख्याल करेंगे। ये मीटिंग G20 के हिस्से के तौर पर गुजरात में मुनक़िद की जाने वाली 15 मीटिंगों में दूसरी मीटिंग है। धोरदो से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। भारतीय रिजर्व बैंक RBI आज माली साल 2022-23 के लिए 2 महीने में एक बार पेश किए जाने वाले माली पॉलिसी के कतई जायजे का ऐलान करेगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की क़यादत में 6 रुकनी माली पॉलिसी कमेटी की मीटिंग पीर को शुरू हुई थी। माली पॉलिसी का ऐलान सुबह 10 बजे किया जाएगा। जनाब दास दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। इफरात ज़र में इत्तेदाल के इशारों के दौरान माहिरीन का ख्याल है कि मुमकिन है कि RBI रेपो रेट में 1/4% के मामूली इजाफे का ऐलान करे या इस इजाफे के सिलसिले पर रोक लगाए। RBI ने दिसंबर के अपने माली पॉलिसी के जायजे में रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करके इसे 6.25% कर दिया था।
البتہ اس شرح میں پچھلے سال مئی سے 225 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کا مقصد افراط زر پر قابو پانا تھا۔ افراط زر کی بیرونی وجوہات تھیں، خاص طور پر اس کی وجہ روس یوکرین جنگ کے بعد عالمی سپلائی چین میں رکاوٹ تھی۔ ترکی اور شام میں شدید زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 8,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی کے نائب صدر فوات اوکتے نے کہا ہے کہ زلزلے میں 34,800 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے زلزلے سے تباہ حال 10 صوبوں میں 3 مہینے کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی 8.5 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ 30 لاکھ افراد زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ ترکی اور شام دونوں ملکوں میں بچاؤ ٹیموں اور بین الاقوامی امداد پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے افراد اور متاثرہ لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے شدید سردی میں کام کر رہے ہیں۔ پیر کے روز 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے ہزاروں عمارتیں ڈھہ گئی تھیں۔ دھات کے ڈھانچوں کے انبار اور کنکریٹ کی وجہ سے تلاش کی کوششوں کا کام انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ ترکی میں اب تک 8,000 سے زیادہ لوگوں کو ملبے سے باہر نکالا گیا ہے۔ تقریباً 4 لاکھ افراد نے سرکاری پناہ گاہوں یا ہوٹلوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ بھارت نے امدادی اشیاء، ساز و سامان اور اہلکاروں کے ساتھ C-17 طرز کے 4 ہوائی جہاز زلزلے سے متاثرہ ترکی بھیجے ہیں۔ یہ سب 108 ٹن سے زیادہ ہے۔ اس میں 100 سے زیادہ اہلکاروں، ساز و سامان، گاڑیوں اور تربیت یافتہ کتوں کی ٹیموں پر مشتمل NDRF کی تلاش اور بچاؤ کی یونٹیں شامل ہیں۔ عارضی طور پر 30 بستروں والا طبی مرکز قائم کرنے کے لیے ساز و سامان اور 99 اہلکار بھی اس امداد میں شامل ہیں۔ یہ اہلکار مختلف شعبوں میں طبی ماہرین پر مشتمل ہیں۔ طبی سامان میں ایکس رے مشین، وینٹیلیٹرز، آپریشن تھیٹرز، ایمبولینس اور جنریٹر شامل ہیں۔ بھارت نے C-130J طرز کے ہوائی جہاز کے ذریعے شام کے لیے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 6 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم دنیش گناوردینا نے کہا ہے کہ بھارت بحران کی اس گھڑی میں سری لنکا کا سب سے بڑا دوست ہے۔ کولمبو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گناوردینا نے بھارتی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ سری لنکا میں مزید سرمایہ کاری کریں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہائی کمشنر گوپال باگلے نے کہا کہ بھارتی حکومت اور بھارتی کمپنیوں کے سرگرم ہونے کے پیچھے بھارتی برادری پر مرکوز تجارتی سرگرمیاں اور وسودھیو کٹمبکم کا فلسفہ ہے۔ بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن نے مردوں اور خواتین دونوں زمروں کے لیے 2024 کے اولمپک ہاکی ٹورنامنٹس کے لیے کوالیفیکیشن کے پیمانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی اور فیڈریشن کے ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری ملنے کے بعد بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن نے کل سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسانے میں اپنے ہیڈ کوارٹرز میں اس کا اعلان کیا۔ مردوں اور خواتین کے زمرے میں 12 ٹیمیں اولمپک ہاکی ٹورنامنٹس میں کھیلیں گی۔ ہر ٹیم 16 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ جاری کیے گئے کوالیفیکیشن پیمانے کے مطابق مردوں اور خواتین کے زمرے میں ایک ٹیم میزبان ملک کے طور پر کوالیفائی کر سکے گی۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے ترکی اور شام میں آئے تباہ کن زلزلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے ترکی اور شام کے قیامت خیز زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں لگاتار اضافہ، جبکہ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے زلزلہ متاثرین کے لیے بھارت نے بھیجی امدادی سامان کی 2 کھیپ۔ اخباروں نے پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کی خبر کو بھی صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے آج دنیا عالمی امن کے لیے بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بی جے پی لیڈر ڈاکٹر لکشمن۔ دلی کے میئر کے چناؤ کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سماعت، اس خبر کو بھی اخباروں نے صفحہ اول پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اخباروں نے دلی پولیس نے شروع کی طلبہ کے لیے ڈیجیٹل معلومات فراہمی مہم، اس خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ خود کفیل نئے بھارت میں تشدد اور بائیں بازو کی انتہا پسندی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکومت پورے ملک میں سبھی سرکاری اسپتالوں میں مربوط طریقہ علاج کے مراکز کھولے گی۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج مالی سال 2022-23 کے لیے 2 ماہی پالیسی کے اپنے حتمی جائزے کا اعلان کرے گا۔
ترکی اور شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 8,000 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن نے 2024 کے اولمپک ہاکی ٹورنامنٹس کے لیے کوالیفیکیشن کے پیمانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔